friends, how are you? This is CA Gunjan Chaudhary, a chartered accountant by profession and a teacher by passion. So today I am here to start chapter 3 for ICSE Commercial Studies for 2025, and I have already covered the previous two chapters, and we will also be uploading some mock tests and also some questions for your practice. So stay tuned to my channel and please subscribe to my channel if you have not yet subscribed, and please forward my videos to your friends also. Also, the links to my previous chapters are in the description box. So if you have not even watched them yet, please go ahead and watch them also. It will definitely help you. So without wasting much time, let's start the chapter. For those who are watching my video for the first time, let me tell you, I have made handwritten notes. I have written them personally for you all because people think कि मैम कैसे करूँ, इतना सारा बुक में है, कौन सा पोर्शन पढ़ना है, कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है. तो आपको जो पोर्शन पढ़ना है एग्जाम में, जितना लिखना है, जितना समझने की ज़रूरत है, वो सब मैंने बुक से छाट के अपने कॉपी में लिखा है, और वो कॉपी के जो नोट्स है वो भी देख के मैं पढ़ाने वाली हूँ. एंड सेम वाज द पैटर्न फॉर द लास्ट टू चैप्टर्स आल्सो. एंड अगर आपको एडिशनल कुछ चाहिए हेल्प, तो प्लीज आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, तो यू कैन टेक माय वीडियो क्लासेस एज वेल. एंड अगर आपको लाइव में सब्सक्राइब करना है तो वो भी आप कर सकते हो, बट या आई हैव लिमिटेड सीट्स. जब तक आप आओगे, आई एम नॉट श्योर कि आप मैं लाइव क्लास में एनरोल करा पाओगे कि नहीं, क्योंकि मैं क्रैश कोर्स भी कराती हूँ टूवर्ड्स द एंड ऑफ द एग्जाम. जब बहुत सारे बच्चे जो पूरा साल नहीं पढ़ते, सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, वो लोग बोलते हैं मैम कुछ तो करिए, मेरी डूबती नैया को बचा लीजिए, उन बच्चों के लिए क्रैश कोर्स है. बट दैट इज ओनली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, because I really have limited time, so limited seats for class 10's batch. Okay, so let's start. Let me share my screen. So I hope my screen is visible to you all. तो देखिए चैप्टर 3 जो है, इसमें हमने माइंड मैप बना लिया है, और माइंड मैप काफी अच्छा है. आपको पता चलता है कि क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को इस चैप्टर में. जैसे कि आप अगर देखोगे तो एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन है. इसमें आपको एडवर्टाइजिंग के बारे में पढ़ना होगा डेफिनेटली. तो एडवर्टाइजिंग के बारे में आपको पढ़ना है, तो अब देखो यहाँ पे मीनिंग, इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस और डिफरेंसेस वगैरह है. फिर एक एडिशनल टॉपिक है एडवर्टाइजिंग एजेंसी, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है बच्चों, बिकॉज ये बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का नॉलेज है. कि जैसे मोदी जो है वो कैंपेन चलाते हैं, फिर कैडबरी है जो अपना फेवरेट, वो कैंपेन चलाते हैं. तो वो सब क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कौन उनका मास्टरमाइंड होता है, वो सब बातें हमको एडवर्टाइजिंग एजेंसी में पता चलेंगी. एंड थर्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो है सेल्स प्रमोशन. क्या होता है सेल्स प्रमोशन, उसके क्या क्या टेक्निक्स होते हैं, एंड ऑब्वियसली आपस का जो डिफरेंस है कि एडवर्टाइजिंग, पब्लिसिटी, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, इन सब का डिफरेंस बताओ. वो सब तो इम्पोर्टेंट है ही बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. तो दिस इज ऑल व्हाट वी हैव टू स्टडी इन एग्जाम. दिस यू कैन आल्सो यूज फॉर रीकैपिंग. जब आपका एग्जाम के पहले आपको लगे कि रिवाइज करना है, तो आप ऐसा टेक्निक यूज करिए कि एडवर्टाइजिंग है तो मीनिंग आप अपने पढ़िए माइंड मैप में, और फिर सोचिए क्या था मीनिंग. इन केस आपको नहीं याद आ रहा है तो फिर आप बुक में देखिए, तो उससे क्या होता है कि इट इज वेरी इफेक्टिव. ओके, अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट एडवर्टाइजिंग के ऊपर. तो बच्चों देखो, मैंने यहाँ पे एक नोट, एक तो डायग्राम भी बनाया है, जिससे कि आपको लर्न हो जाए कि एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है, क्योंकि डायग्राम्स अपने को हमें जल्दी मेमोराइज होते हैं और जल्दी याद होते हैं. तो वो है एडवर्टाइजिंग के लिए डायग्राम, और वो डेफिनेशन जो अपने को एग्जाम में लिखना है वो तो मैं बताऊंगी ही. और कब कब लिखना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के दिन में आप घर पे पास्ता खाओ और रेस्टोरेंट में पास्ता विद वेरी एक्स्ट्रावेगेंट प्लेटिंग, एंड उसके ऊपर बहुत सारा गार्लिक ब्रेड एक साइड में दिया जाता है, तो वो अपने को बहुत अच्छा लगता है विद एम्बियंस. सो एवरीथिंग प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट. सो प्रेजेंट कैसे करना है आंसर्स को, ये सब भी मैं बताऊंगी, कब कब यूज करना है. तो पहले डेफिनेशन पढ़ते कि मैम एडवर्टाइजिंग है क्या आखिर. तो एडवर्टाइजिंग है
वो सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं, वो सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट को प्रिपेयर करने के लिए करते हैं हम लोग, और सिर्फ प्रिपरेशन से काम नहीं चलेगा, उसको कस्टमर्स तक या जो पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाना भी पड़ेगा। तो चलिए फिर से देखते हैं, वो सारी चीजें जो एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करने के लिए करते हैं हम लोग, प्लस उसको कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए भी करते हैं। तो मतलब बनाने से लेके पहुंचाने तक जो सारे एक्टिविटीज करते हैं हम लोग एडवर्टाइजमेंट के लिए, उसको हम लोग एडवर्टाइजिंग बोलते हैं। तो देखिए, अगर ये आप डायग्राम देखोगे तो इसमें पूरा ऐसा है कि एक्टिविटीज टू प्रिपेयर एन एडवर्टाइजमेंट, और जब पहुंचाने को हम लोग फैंसी वर्ड्स में डिसेमिनेट बोलते हैं। ठीक है, जैसे डिस्ट्रीब्यूट टॉफी अमंग किड्स, वैसे डिसेमिनेट द एडवर्टाइजमेंट अमंग द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स मतलब वो सारे कस्टमर्स जो आपका प्रोडक्ट खरीद सकते हैं एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद। जैसे आईफोन 16 लॉन्च हुआ है तो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स पूरा दुनिया है, वो सारे लोग जो आईफोन 16 खरीद सकते हैं आईफोन 16 का एडवर्टाइजमेंट देखने के बाद। एंड उसके बाद उन लोग सोचेंगे अरे ये तो बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट है, चलो प्रोडक्ट खरीदते हैं। ये कस्टमर यही सोच रहा है, लेट्स बाय द प्रोडक्ट। So बच्चों, advertising includes all activities required to prepare advertisement and disseminate them, among whom prospective customers, to induce action in accordance with the intent of the advertiser. Induce action का मतलब होता है जो प्रोस्पेक्टिव बायर है, जो वो एडवर्टाइजमेंट को देख रहे हैं, वो क्या करे, उसमें एक्शन पैदा करना चाहे कि वो ऐसा एक्शन करे जो कि प्रोड्यूसर चाहता है। तो अब आईफोन का जो 16 का प्रोड्यूसर है, अब स्टीव जॉब्स तो मर गए, आईफोन ब्रांड का जो भी मालिक है, अभी जो भी चला रहा है, डायरेक्टर हो गया या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उन लोग चाहते कि सेल्स बढ़े, तो लोग आईफोन 15 का ऐड दे रहे हैं। और आईफोन 15 का ऐड देके उन लोग यही चाहते हैं कि जो बायर है जो ऐड देके वो आईफोन 15 खरीदे, ऐसे चुटकियां बजा के। चुटकियां बजती है नहीं तो disseminate them among the prospective customers to induce action in accordance with the intent of the advertiser। ठीक है, वैसे मैं बता दूं कि इंड्यूस एक्शन इन अकॉर्डेंस विद इंटेंट ऑफ द एडवर्टाइजर। एडवर्टाइजर का इंटेंट के अकॉर्डिंग उसको एक्शन इंड्यूस करना है। तो एक ही एक्शन जो है वो चाहता है, वो है कि बायर प्रोडक्ट को खरीद ले। ठीक है, सॉरी मैंने माइक नहीं लगाया था, बट आई डोंट थिंक कि माइक से उतना ज्यादा कुछ फर्क होता होगा। अभी हम लोग चलते हैं, इसका एक और पॉइंट है, अगर 2 मार्क्स के लिए पूछा जाए व्हाट इज एडवर्टाइजिंग, तो आपको ये पॉइंट भी कवर करना है जो मैंने एरो देके यहाँ पे नीचे लिखा है। इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। मतलब ऐसा नहीं कि फ्री में कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाता है। तो अगर डेयरी मिल्क अपना ऐड करता है तो वो पैसा देके वो एडवर्टाइजमेंट बनवाता है, तो वो एक पेड फॉर्म है, कोई पे करता है और उसके बाद एक स्पॉन्सर होता है कि कौन पे कर रहा है, आइडेंटिफाइड होता है। ऐसा नहीं कि अनोनिमस इंसान आया और अपना ब्रांड का एंडोर्समेंट करके चला गया, ऐसा नहीं होता है। सबको पता है कि ये कौन सा ब्रांड है, इसका मालिक कौन है, या कौन सा ब्रांड का प्रमोशन हो रहा है। सो इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड हैज एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अभी इसका इम्पोर्टेंस के ऊपर अगर अपन जाएं, सो इम्पोर्टेंस के ये सारे पॉइंट्स है, देर आर 4 पॉइंट्स। एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कट थ्रोट कंपटीशन है और मास प्रोडक्शन है, ऑब्वियसली, क्योंकि आज के दिन में अगर आपको चिप्स भी खाना है तो आपके पास कितने ऑप्शंस है, लेज, बिंगो, 2M, मार्केट में नया नया आता ही रहता है, कुरकुरे, अंकल चिप्स वगैरह वगैरह। अगर आपको चॉकलेट खाना है तो देर आर सो मेनी ऑप्शंस, डेयरी मिल्क, फिर आपका सिल्क है, उसमें खुद ही में सिल्क है, फिर उसी डे नॉर्मल डेयरी मिल्क है, फिर आपको और कौन सा ब्रांड का है, बॉर्नविल है,
बहुत सारे ब्रांड्स, बहुत सारे चॉकलेट्स हैं। आपको अगर चॉकलेट्स भी खाना है, आई एम सॉरी मेरे को चॉकलेट्स के नाम नहीं याद आ रहे। अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आपके पास Hyundai है, ऑल्टो मतलब वो स्विफ्ट डिजायर का जो मारुति सुजुकी है, होंडा है, किया भी आ गया है मार्केट में। प्लस अभी ये आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल MG हेक्टर्स वाले लोग भी निकाल रहे हैं। ऐसे करके कितने सारे ब्रांड्स है, तो कितना कट थ्रोट कंपटीशन है। तो इसीलिए एडवर्टाइजमेंट अगर नहीं करेंगे तो फिर कैसे सरवाइव होगा। इसीलिए कट थ्रोट कंपटीशन है, इसीलिए एडवर्टाइजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे हम लोग जो इंफॉर्मेशन है वो बिजनेसमैन, कंज्यूमर्स एंड सोसाइटी के साथ शेयर कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई नया मॉडल लॉन्च हो रहा है गाड़ी का, तो मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करने फॉर ऑल दी बिजनेसमैन हु आर काइंड ऑफ एलीट क्लास, दे वांट टू बाय मर्सिडीज, BMW, ऑडी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अरे ये वाला का नया मॉडल लॉन्च हो गया है सर, अगर आपको खरीदना है आप खरीदिए। टू अदर कंज्यूमर्स, टू सोसाइटी, वो सब जो भी इंफॉर्मेशन शेयर करना है वो सब सब एडवर्टाइजमेंट के भरोसे हम लोग शेयर कर सकते हैं। इनफैक्ट हम लोग प्रोस्पेक्ट्स के संग बहुत ही एक इम्पर्सनल लिंक क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप बार बार एक ही प्रोडक्ट देखोगे तो आपका इंक्लिनेशन जो है वो उस प्रोडक्ट की तरफ थोड़ा सा झुकाव हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारा एडवर्टाइजमेंट अब, जैसे कि आप देखो ड्यूरोफ्लेक्स का एड विराट कोहली करने लग गया है। तो अभी ड्यूरोफ्लेक्स का एड जब से विराट कोहली करने लगा है तो अब से तब से थोड़ा सा झुकाव जो है वो ड्यूरोफ्लेक्स मैट्रेस के तरफ हम लोगों का हो गया है। पहले कर्ल ऑन मैट्रेस की तरफ होता था। मैट्रेस मतलब बच्चे जो बेड पे गद्दे अपने बिछाते हैं वो वाले। तो अगर आप एक ही एक चीज देखोगे और फिर अगर आपका फेवरेट सेलिब्रिटी एडवर्टाइजमेंट करेगा तो आप लोगों का एक लिंक हो जाएगा वो प्रोडक्ट के संग एक कस्टमर का, कि चलो ये प्रोडक्ट क्योंकि ये इंसान एंडोर्स करता है तो वो प्रोडक्ट अच्छा ही होगा डेफिनेटली। अब अमिताभ बच्चन अगर कोई चीज का ऐड करता है तो वी कैन फेथ कि अमिताभ बच्चन ऐसा वैसा प्रोडक्ट ऐड नहीं करेगा, अच्छा ही प्रोडक्ट का करेगा। तो काइंड ऑफ लिंक बन जाता है प्रोडक्ट के साथ। जैसे अमिताभ बच्चन अभी IDFC बैंक का ऐड करते रहते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे हम लोग को लगता है नहीं IDFC बैंक अच्छा है, तो हम लोग उसमें जाके अकाउंट खुला लेते हैं। तो एक लिंक हो जाता है जैसे कि इजीली। अब अगर IDFC बैंक का कोई बंदा जो है बैंकर जाएगा, बोलेगा सर एक बैंक का अकाउंट खुला लीजिए, तो हम लोग खुला लेंगे कि नहीं नहीं, हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड, सबकॉन्शियस माइंड में है कि अरे अमिताभ बच्चन सर है, उन्होंने किया था ये, तो ये वाला बैंक अकाउंट अच्छा ही होगा, तो फिर चलिए इसको खुला ही लेते। तो क्विकली और इकोनॉमिकली हम लोगों का प्रोस्पेक्ट्स के संग हम लोग का एक काइंड का लिंक बन जाता है, जो कि बहुत अच्छा होता है। एंड ऑल ऑफ दिस इज बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कि न्यू फर्म को अपना प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करने में बहुत मदद करते हैं। अगर कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है मार्केट में और फिर नया फर्म है, वो बोलेगा अरे लोग मेरे प्रोडक्ट को जानेंगे कैसे, तो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो कंपटीशन फाइट कर सकता है, ब्रांड प्रेफरेंस क्रिएट कर सकता है, अपना अपना गुडविल, मतलब मैंने क्या बोला है, गुडविल का मतलब होता है इज्जत, अपना ब्रांड का इज्जत बढ़ा सकता है लोगों का के प्रति। उसके मन उसके ब्रांड के लिए आएगा कि ये ब्रांड ज्यादा अच्छा है, क्या ये ब्रांड भी ले सकते हैं। आजकल इतने सारे कॉस्मेटिक्स ब्रांड है और जब देखो लोग इंस्टाग्राम के इन्फ्लुएंसर्स को यूज करते हैं और फिर अपना प्रोडक्ट्स को इंडोर्स कराते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एडवर्टाइजमेंट वे। सो देर आर फोर इम्पोर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। सबसे पहला कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट। अगर यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करना है तो इम्पोर्टेंट है। अगर हम लोगों को इनडायरेक्ट या इम्पर्सनल लिंक बनाना है अपने कस्टमर से, उसी लिए भी इम्पोर्टेंट है। एंड फोर्थ है कि अगर कोई फर्म को अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो फिर बहुत अच्छा है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हो, तो बहुत लोगों को पता चलता है। अब आता है वो टॉपिक जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजिंग लगता है। अगर आप लर्न भी कर लो तो आपको लगता है मैम इतना बड़ा टॉपिक है बच्चों, लेकिन एक बात समझ लो कि अब ICSE का जो पैटर्न है ना, वो पैटर्न ऐसा है कि अपने कुछ कर नहीं सकते। अगर अपने लॉन्ग आंसर छोड़ के जाएंगे तो अपना चलो ठीक है बचाव हो जाएगा, लेकिन शॉर्ट आंसर्स में तो पूछ सकते हैं, तो अपने टॉपिक को समझ तो सकते हैं। अगर आपको टॉपिक लर्न नहीं करना है तो स्ट्रैटेजी के संग खेलना होगा बच्चों, बुद्धि लगा के पढ़ो। खाली रटो मत कि रट लेते चलो, जो मन में आया जो हाँ हो रहा है रट लेते, ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट वर्क इज वे बेटर देन हार्ड वर्क इन टूडेज एरा।
मेरे स्टूडेंट्स है जो रट के पूरा बुक चले जाते हैं, उनका भी कितना बार 100 मिस हो जाता है, 100 नहीं आता है, उनका 98 99 पे रह जाता है। बट जो स्मार्ट स्टूडेंट्स होते हैं ना, लास्ट में पढ़ के हम लोग 100 ले आते हैं। ऐसे कितने सारे बच्चे मेरे, क्योंकि लोग एक्चुअली अपना बुद्धि लगाते हैं, लोग तिगड़म बैठा लेते हैं, वो क्या बोलते हैं, जुगाड़ बैठाना आता है उनको। चीटिंग का नहीं बोल रही हूँ मैं। उन लोग लास्ट मिनट पे क्या करते हैं कि वीडियोस देखते रहते हैं मेरे, या फिर उन लोग मेरे से पूछ लेते, टॉपिक शॉर्ट में समझ लेते, उसी को खाली पॉइंट्स लर्न कर लेते हैं, अंदर का जो मटेरियल है उसका सिर्फ मेन वर्ड्स लर्न कर लेते हैं। ऐसे करके उन लोग जुगाड़ बैठाते हैं और अल्टीमेटली उनको बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है। इनफैक्ट अच्छा मार्क्स क्या मिलता है बच्चों, 100 में 100 आता है। एंड मैं सीरियसली बोल रही हूँ, कितने सारे बच्चे हैं ऐसे। तो आपका जनरेशन तो वैसे भी काफी स्मार्ट है। तो अभी मैं बताती हूँ कि प्रोड्यूसर ये टॉपिक क्या है। ये टॉपिक यही बोलता है कि कैसे अ, हम लोग नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, ये नया प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करने के पहले मैं ये मेरे को बताओ आपकी टॉपिक है कि इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस या बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। तो ये सब जो है इम्पोर्टेंस, एडवांटेजेस, बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग अगर पूछा जाएगा, अगर आपसे जनरली पूछा जाएगा तो आप वो वाले 4 पॉइंट्स लिखना जो इसके पहले हमने कवर किए। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग टू प्रोड्यूसर्स, तब आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग या इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग टू कंज्यूमर्स या फिर टू सोसाइटी, तो फिर आपको वो और भी मैं पॉइंट्स आपको दिखाऊंगी, वो पढ़ने होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आता है प्रोड्यूसर का बारी। प्रोड्यूसर कौन होता है? कौन होता है ये प्रोड्यूसर? कौन है प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर वो इंसान है जो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, जो गुड्स को पैदा करता है, जो गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है। अब उसके लिए तो सबसे ज्यादा बेनिफिट्स है एडवर्टाइजिंग का, क्योंकि वो ही हमने पढ़ा ना, वो कट थ्रोट कंपटीशन को कर सकता है सर्वाइव, मास प्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है, बैक ऑफ द माइंड में अगर हम लोगों को एक तो लिंक बनाना है कस्टमर के संग तो हेल्प करता है। फिर हमारा जो नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है तो हेल्प करता है। तो बच्चों यहाँ पे वही बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अगर हम लोगों को न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है तो हम लोग किसके पास जाएंगे, हम लोग जाएंगे एडवर्टाइजिंग के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट का जो बेनिफिट है वो प्रोड्यूसर कैसे उठाएगा? इट हेल्प्स टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट, टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट, क्रिएटिंग अवेयरनेस। अवेयरनेस क्रिएट करता है वो लोगों के दिमाग में कि अरे ऐसा एक प्रोडक्ट आ रहा है। वो इन्फॉर्म करता है कंज्यूमर्स को कि नया प्रोडक्ट आ रहा है। नया प्रोडक्ट के आने से कंज्यूमर्स में इंटरेस्ट बढ़ते रहता है और उन लोग पर्सुएड होते हैं कि चलो इसको खरीदते हैं। और उससे सबसे बड़ा बात होता है कि इट ओवरकम्स द रेजिस्टेंस टू न्यू प्रोडक्ट। अब कैसे, मैं बताती हूँ। एक सिंपल एग्जांपल ही ले लो आप। पहले आप कोई भी ऐसा ऐड ले लो, अब जैसे कि कोई भी ऐसा ऐड जो आप पहले सोचते थे कि वो बेकार प्रोडक्ट है, लेकिन जब से उसका ऐड आता है तो आप सोचते हो चलो ठीक है, इतना बार इसका ऐड आया तो आपका एक पर्सनल रिलेशन बन जाता है। आप सोचते हो चलो ठीक है, अगर आप गए हो मार्केट पे आपको मिल जाता है वो प्रोडक्ट, तो आप बोलते हो चलो ठीक है, एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। पतंजलि का रामदेव बाबा ने पहले कितना उत्तराखंड में अपना प्रचार किया था, लेकिन फिर जब पतंजलि का ऐड चलाया तो देखा कि लोगों को पता चला, जो लोग रामदेव बाबा के बारे में जानते थे, बट फिर पता चला अरे रामदेव बाबा ने ही ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। एक इंक्लिनेशन क्रिएट हुआ और रामदेव बाबा ने बताया कि अरे हमने पतंजलि का घी भी लॉन्च कर दिया, हमने पतंजलि का ये प्रोडक्ट भी लॉन्च कर दिया, टूथपेस्ट भी लॉन्च कर दिया है। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद लोगों को पता चला और लोग खरीदने लगे, बिकॉज अवेयरनेस क्रिएट हुआ लोगों के बीच में। और फिर एक रेजिस्टेंस जो होता है वो भी ओवरकम हुआ। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि नहीं नहीं नहीं, हमारा मन कोई भी चीज अच्छा करने के पहले बोलता है नहीं नहीं नहीं। अगर आपको मेरा वो कोर्स, वीडियो कोर्स लेने का मन है, बट आपका मन रेजिस्ट करे कि नहीं नहीं नहीं, तो आप मत लीजिए। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि आपको और जानने की इच्छा है, तब आप जरूर मेरा वीडियो वाला कोर्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है, ट्रस्ट मी ऑन दैट। मैंने ये बस उन बच्चों के लिए रखा है जो थोड़े सीरियस है, जिनको कॉमर्स को लेके बहुत रुचि है, उनके लिए रखा है ये। एंड वही बात है कि नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करता है तो एडवर्टाइजमेंट, न्यू प्रोडक्ट
इंट्रोड्यूस करने में मदद करता है प्रोड्यूसर्स की। और अल्टीमेटली जब नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस होता है तो कंपटीशन तो बहुत है। आप इमेजिन करिए जब टू यम आया था विराट कोहली का, तो लोगों को कितना प्रॉब्लम हुआ होगा। इनफैक्ट आप ये सोचो ना कि कुरकुरे और लेस के साथ कंपटीशन में कौन जाके टू यम खरीदेगा, प्लस टू यम तो थोड़ा सा महंगा भी था। और उसी सेगमेंट में बेक नॉट फ्राइड वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें लेस भी आ चुका है, लेस गोमेट आ चुका है, उसमें टू यम आ गया उसमें। अब विराट कोहली इज माय फेवरेट क्रिकेटर एंड वो उसका ब्रांड एंडोर्स करते हैं, सो आई रियली लाइक दैट ब्रांड, इसीलिए मैं उसका एग्जांपल लेती हूँ। अब उसमें क्या हुआ कि उसमें उन्होंने दही पापड़ी चाट का एक फ्लेवर लॉन्च किया है, एक वेजी स्टिक्स का फ्लेवर लॉन्च किया है, ये सब बोल रहे हैं कि सब फ्राइड नहीं है, सब कुछ बेक्ड है। तो अब वो जो चिप्स का पैकेट आया है और वो लेस में कंपटीशन कैसे करेगा? ऑब्वियसली विराट कोहली जब ऐड कर रहे हैं तो लोग खरीद रहे, तो उससे अल्टीमेटली वो लेस के संग जो उसका कंपटीशन है वो टक्कर में मदद कर रहे हैं ना। तो वही बोला गया कि प्रोड्यूसर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि इट हेल्प्स इन फेसिंग द कंपटीशन। वो कंपटीशन जो होता है वो फेस करने में हेल्प करता है और लोगों के प्रति एक ब्रांड लॉयल्टी क्रिएट करने में भी मदद करता है, प्लस मार्केट शेयर मेंटेन करने में मदद करता है। अब मार्केट शेयर क्या होता है और सेल्स क्या होता है, ये सब मैंने चैप्टर 2 में प्राइसिंग में मार्केट शेयर में समझाया है, उसके पहले भी मार्केट शेयर मैंने समझाया है। मार्केट शेयर मतलब कि अगर टोटल 100 प्रोडक्ट्स बिकता है उस इंडस्ट्री में, चिप्स इंडस्ट्री में टोटल 100 प्रोडक्ट्स बिकते हैं, तो उसमें से 10 टू यम का बिकता है, 25 लेस का बिकता है, 50 कुरकुरे का बिकता है। तो हमारा हमेशा टारगेट ये होता है कि अगर आउट ऑफ 100 हमारा जो जैसे 10 बिकता है टू यम, तो 11 12 13 14 15 ऐसे करके हमारा मार्केट शेयर बढ़ते जाए। आप इसको परसेंटेज वाइज ले लीजिए, मैंने बस कन्वीनियंस के लिए बोला। वैसे पिज्जा में शेयर होता है, वैसे ही मार्केट में शेयर होता है कि आपका प्रोडक्ट इन दिस इंडस्ट्री कितना बिक रहा है। तो वो कंपटीशन मीट करने में भी मदद करता है। और मार्केट शेयर इज इनफैक्ट अ वेरी गुड सोर्स ऑफ मेजरिंग हाउ योर प्रोडक्ट इज परफॉर्मिंग इन द इंडस्ट्री। उससे प्रेफरेंस क्रिएट होता है। और जो सेल्समैन होते हैं ना, जैसे कि सेल्समैन पहले तो आते थे डोर टू डोर सेल्समैन, अब बहुत कम हो गए। और जैसे एग्जीबिशन वगैरह में या फिर कुछ अगर नॉर्मल ऑफर्स वगैरह चल रहे हैं, वो सब में भी अगर वो प्रोडक्ट आते हैं तो अपने तुरंत खरीद लेते, बिकॉज हम लोगों को पता है कि अरे ये तो एक अच्छा ब्रांड है। तो कंपटीशन मीट करने में बहुत ही मदद करता है एडवर्टाइजमेंट प्रोड्यूसर्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है स्टेडी डिमांड। ऑब्वियसली कोई ये नहीं चाहेगा कि डिमांड जो है वो कभी इतना हो, कभी कम हो, फिर कभी इतना हो, फिर कभी कम हो। एक स्टेडी डिमांड चाहिए जो कि स्ट्रेट लाइन में चले, हमेशा 100 प्रोडक्ट 102 300 ऐसे करके हमेशा इतना ऊपर नीचे ना हो, लाइक गोल्ड प्राइजेस। तो स्ट्रेट स्टेडी चले। तो वही बोला गया है। तो एडवर्टाइजमेंट जो है एक रेगुलर डिमांड क्रिएट करता है, तो उससे जो सीजनल फ्लक्चुएशंस होते हैं वो हट जाते हैं। एंड जो प्रोड्यूसर होता है उसको पता है कि वो कैसे प्लान करे अपना प्रोडक्शन को। और वो एडवर्टाइजमेंट से नया और फ्रीक्वेंट यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट भी बता सकते हैं। अब जैसे नेस्कैफे कॉफी आया, अब लोगों को कॉफी का पता तो है, अब खाली कॉफी मतलब हॉट कॉफी होता है, लेकिन उसने बोला कि अरे सिर्फ हॉट कॉफी आप सर्दियों में मत पीजिए, आप गर्मियों में भी पी सकते हैं, ठंडी कॉफी पीजिए ठंडी दूध में मिला के। तो वही वो बोला है कि एडवर्टाइजमेंट इज यूजिंग द हॉट एंड कोल्ड यूजेस ऑफ कॉफी, जिससे कि उसका समर और विंटर सीजन दोनों में जो डिमांड है वो स्टेडी डिमांड रहे बच्चों। तो वही बोला गया कि स्टेडी डिमांड मेंटेन करने के लिए, जिससे कि फ्लक्चुएशंस कम हो, सीजनल और जो फ्लक्चुएशंस होते हैं बेसिकली वो सब कम हो, उसके लिए स्टेडी डिमांड मेंटेन करते हैं अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट अच्छे से करते हैं। तो ये सब प्रोड्यूसर्स के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हायर सेल्स वॉल्यूम। तो हायर सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या है? एडवर्टाइजमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज द डिमांड एंड द मार्केट शेयर। मार्केट शेयर का बाद फिर आ गया, जिससे कि thereby enhancing the sale of existing products।
डिमांड बढ़ेगा, मार्केट शेयर बढ़ेगा, ऑब्वियसली सेल्स बढ़ेगा, और बार बार एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने से क्या होगा, नए कस्टमर्स भी अक्वायर होंगे, प्लस नया नया मार्केट, मतलब कि इंटरनेशनल मार्केट हो सकता है। पहले हम लोग सिर्फ रीजनल मार्केट में खेल रहे थे, जैसे कि सपोज पहले मैं सिर्फ कोलकाता में पढ़ाती थी, लेकिन फिर जब कोविड हुआ तो फिर मैंने कोलकाता के आसपास के जो सब अर्बन एरिया है, प्लस जो मुंबई के स्टूडेंट्स काफी सारे हैं मेरे पास, प्लस फिर दिल्ली के स्टूडेंट्स आने लगे, बैंगलोर के स्टूडेंट्स आने लगे, ऐसे करते करते नए नए रीजन का किया, फिर मेरा अल्टीमेटली मैं ऑल इंडिया पढ़ाने लग गई हूँ, और यूट्यूब से तो अब ऑल इंडिया है, प्लस फिर बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी अदर सब्जेक्ट्स के लिए अप्रोच करने लग गए। सो न्यू मार्केट क्रिएट हो गया है, तो उससे क्या होता है, नया वांट, सेल्स इंक्रीज होता है, और बहुत अच्छा है कि सेल्स वॉल्यूम आपका बढ़ते जाएगा। तो अब आप सोच रहे हो मैम आप एक ही एक बात बता रहे हो, तो एक्चुअली ये बात एक ही है, बस आपको पॉइंट लर्न करना है। एकदम सिंपल सा बात बताती हूँ। सबसे पहले एक प्रोड्यूसर है, अगर आप अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो नया प्रोडक्ट आपका आपने लॉन्च कर दिया, तो एडवर्टाइजमेंट से कर दिया, उसके बाद आप क्या चाहते हो कि सिर्फ आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो जाए? आप ये भी तो चाहोगे ना कि आपका प्रोडक्ट लॉन्च होने के बाद उसका मार्केट शेयर बढ़े, उसका डिमांड बढ़े, राइट? तो ये सेकेंड पॉइंट में अगर आप जाओगे तो मीटिंग कंपटीशन, तो जब आपका प्रोडक्ट लॉन्च हो गया उसके बाद आपको कॉम्पिटिटर्स देखना है, कंपटीशन मीट करना है, उसके बाद आपका डिमांड स्टडी हो जाएगा। जब आपका डिमांड एक लेवल पे आ जाएगा तो आप क्या चाहोगे कि आपका डिमांड क्या उतना ही रहे, 100 पीस है तो 100 पीस ही रहे, बढ़ना चाहिए ना। तो स्टडी डिमांड के बाद आप चाहेंगे कि आपका सेल्स डिमांड बढ़े, दैट इज सेल्स 100 से 150, 120, 30, 40, 50 ऐसे करके बढ़ते जाए, फिर 200, 250,000 ऐसे करके बढ़े। तो वही बोला गया, सबसे पहले नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करो, फिर कंपटीशन मीट करो, स्टेडी डिमांड हो आपका प्रोडक्ट का, फिर सेल्स वॉल्यूम भी हायर होते जाए। अब जब सेल्स वॉल्यूम हायर होगा तो आपको ऑब्वियसली आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट भी तो चाहिएगा ना बच्चों। तो वो कैसे मिलेगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट? वो हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे। आप देखो, फिफ्थ पॉइंट है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलता है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल, नाम पढ़ो आप, इकोनॉमीज ऑफ स्केल मतलब कि जब आप स्केल अप करते हो, तो पहले जब आप 100 से 200, 300, 400 बनाते हो, तो फिर आपको कैसे बेनिफिट होगा। तो वही बोला गया कि एडवर्टाइजमेंट से मास डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स पॉसिबल हो जाता है, उससे मिडिलमैन के ऊपर जो हमारा डिपेंडेंस होता है वो भी काफी कम हो जाता है, एंड डीलर्स जो है वो उन लोग ज्यादा आपका स्टॉक बेचने के लिए प्रेफर करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली अब अगर आप जाओगे तो कोई भी लोकल ब्रांड से ज्यादा आप जो ब्रांड है पोको वगैरह का मोबाइल फोन भी अब ब्रांड हो गया है एक, आईफोन और सैमसंग तो ट्रस्टेड है ही, बिकॉज कैसे वो ट्रस्ट आया, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट। फिर नोकिया का कैसे ट्रस्ट आया, मोटोरोला कम एडवर्टाइजमेंट करता है, मोटोरोला के पास, हमारे पास कम ट्रस्ट है थोड़ा। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा, जैसे जैसे हम एडवर्टाइजमेंट बढ़ते हैं वैसे वैसे ट्रस्ट बढ़ता है, ट्रस्ट बढ़ने से सेल्स बढ़ता है, सेल्स बढ़ने से क्या होता है, फिर हमको ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, और ऑब्वियसली ब्रांड अच्छा होता है, तो फिर बहुत सारे जो मिडिल मैन है उन लोग बोलते हम लोग आपका प्रोडक्ट रखना चाहते हैं। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स है, अब जैसे कैडबरी हो गया, बिंगो हो गया, आईटीसी का, क्लासमेट का कॉपी हो गया, ये सब आपको सब लोकल शॉप्स में मिलेंगे। तो मास डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा पॉसिबल होता है, मतलब घर घर में वो वाला प्रोडक्ट पहुंच सकता है। मैगी आप ले लो, उससे सेल्स और रेगुलर प्रोडक्शन फिर होता है। ऑब्वियसली अगर आपको घर घर में प्रोडक्ट पहुंचाना है तो थोड़ी ना आप थोड़ा सा ही प्रोडक्ट बनाओगे, आपको बहुत हाई लेवल पे प्रोडक्शन करना पड़ेगा। इसीलिए सेवरल इकोनॉमीज ऑफ स्केल अवेलेबल हो जाते हैं, जिससे कि कॉस्ट पर यूनिट कम हो जाता है। मतलब अगर आप एक जन के लिए खाना बनाओ या 2 जन के लिए खाना बनाओ, आपको वही बोलते हैं ना, लाइट उतना ही करना पड़ेगा, मेहनत उतना ही करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट्स करना पड़ेगा, लेकिन उसमें 2 जन खा लेंगे, राइट? तो वैसे ही है, अगर मैं 10 प्रोडक्ट बना रही हूँ और यही मैं अगर 15 प्रोडक्ट बना रही हूँ, फिर मैं 20 प्रोडक्ट बना रही हूँ, तो मेरा कॉस्ट कम होते जाएगा। कैसे कॉस्ट कम होते जाएगा? इकोनॉमीज ऑफ स्केल में आपको समझाती हूँ। मान लो आप लोग 10 फ्रेंड्स, आप लोगों का एग्जाम खत्म हुआ है, आप लोग घूमने जा रहे हो। अब आप लोग जब घूमने जा रहे हो बच्चों, तो क्या प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोगों एक कैब कर रहे हो, 4 फ्रेंड्स है, 400 रुपीज लग रहा है आपका, ठीक है? तो आप लोग पर हेड कितना दोगे? 400 लग रहा है, तो हर फ्रेंड आप 100-100 रुपए दोगे, आपका 100 में आप लोग चले गए। लेकिन अगर ये एक फ्रेंड करेगा, जाएगा सिर्फ कैब में सिंगल, तो उसका तो 400 रुपए लग रहा है। तो वही जब ज्यादा लोग होते हैं तो
एक जन का 400 से 100 रुपए लगते हैं। वैसे ही जब ज्यादा प्रोडक्शन होता है तो जो एक एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने का खर्चा है वो कम लगता है, क्योंकि अब मशीन चल रहा है उसमें एक प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अब 10 प्रोडक्ट बनेगा उतना ही मशीन में, तो पावर तो उतना ही लग रहा है ना। तो अगर वैसा आप सोचोगे, थोड़ा सा बुद्धि उस लेवल पे लगाओगे, तो आपको समझ में आएगा इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है वो टर्म थोड़ा सा डिफरेंट है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल मैम ये क्या पढ़ा रहे, लेकिन एक्चुअली बहुत सिंपल और लॉजिकल है कि जितना जितना बढ़ते जाएगा उतना कॉस्ट कम होते जाएगा आपका। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 6 पॉइंट पे, जो कि मैंने बोला है गुडविल का मतलब क्या होता है बच्चों। गुडविल का मतलब होता है इज्जत। तो इज्जत का है तो एक गुड इमेज होता है, एक रेपुटेशन होता है। अब जैसे आप आजकल तो लोग खुद का भी ब्रांड वैल्यू बनाते हैं, जैसे अमिताभ बच्चन इज इन हिमसेल्फ अ ब्रांड, विराट कोहली, धोनी, सब अपना ब्रांड है एक। तो आजकल तो ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग के जो वर्कशॉप्स होते हैं उसमें बताते हैं कि जैसे सपोज रणवीर अलाहाबादिया एक बंदा है, वो पहले खुद का ब्रांडिंग करता है, उसके बाद वो अपने प्रोडक्ट्स का, अपना पॉडकास्ट का ब्रांडिंग करता है। बट कोई कोई लोग होते हैं, जैसे आपको पता है जोमैटो का फाउंडर कौन है? पता करके बताइए। जोमैटो ने अपना प्रोडक्ट को पहले ब्रांड किया, अब वो अपने आप को, जो उसका फाउंडर है, वो डिफरेंट डिफरेंट पॉडकास्ट में आके एड्स चला के अपने आप को वो मार्केट कर रहे हैं, वो खुद का भी ब्रांड वैल्यू बना रहे हैं। तो वैसे ही ये सब तो ऑफ द टॉपिक है। तो मैं यही बता रही हूँ कि सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक गुड इमेज क्रिएट करने में हेल्प करता है, एक अच्छी इमेज, एक रेप्यूटेशन, जिससे कि कंपटीशन सरवाइव करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। क्योंकि अगर सपोज मान लो डिप्रेशन आ रहा है, बहुत लोगों के पास पैसे कम है, बट एक अच्छा ब्रांड का प्रोडक्ट लोग हमेशा प्रेफर करेंगे रादर देन ऐसी लोकल ब्रांड का, क्योंकि लोगों को उस ब्रांड पे भरोसा है। ठीक है, और अच्छा अगर ब्रांड है, उसका प्रोडक्ट्स अच्छा होगा, तो आप उसको, वो ब्रांड को रिपीट ऑर्डर्स भी दोगे। तो वही बोला गया है कि एडवर्टाइजमेंट से इज्जत भी बढ़ती है, क्योंकि लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं, प्रोडक्ट अच्छा निकलता है, तो फिर ऐसे करते करते इज्जत बढ़ते। जैसे कि अब होंडा बाइक्स हो गया, एक्टिवा हो गया, होंडा एक्टिवा, आईफोन हो गया, सैमसंग के फोन्स हो गए, वो सब का एक मार्केट में बहुत ही अच्छा गुडविल है, बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजमेंट जो लोग करते हैं, लोग फिर खरीदते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट खरीद के उन लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो पता चलता है कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो ऑर्डर्स रिपीट देते हैं। एंड लास्ट पॉइंट है एम्प्लॉय मॉडल। ऑब्वियसली आज मैं अगर किसी कंपनी में काम करूंगी तो मैं बोलूंगी कि अरे बहुत अच्छा कंपनी है, तो मेरे को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी होगा, एक सेंस ऑफ प्राइड होगा। लोग भी बोलते हैं अरे मैं इस, मेरी बेटी इस कंपनी में काम करती है, इतना बड़ा कंपनी में उसका जॉब लग गया, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज को भी एक सेंस ऑफ प्राइड और सिक्योरिटी होता है। सेल्समैन भी हैप्पी होते हैं कि मैं इस कंपनी का माल बेच रहा हूँ, तो जो कि मेरे को उतना एफर्ट्स ही नहीं लगाना पड़ेगा। आज अगर कोई सेल्समैन आईफोन बेच रहा है, तो उसको पता है कस्टमर खरीदने आए हैं तो आईफोन कैसा है, उसको एफर्ट्स नहीं लगाना पड़ेगा। जो कस्टमर आईफोन खरीदने आया है उसको पता है कैसा है, वो तर्क नहीं करेगा कि अगर ये फोन ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो। लेकिन ये लोकल ब्रांड होगा तो उसके मन में थोड़ा सा डाउट आएगा। तो सेल्समैन को भी एफर्ट्स कम लगाना होता है, तो सेल्समैन का टास्क क्या हो जाता है, इजी हो जाता है। और अगर कंपनी अच्छा होता है तो फिर उसके एग्जीक्यूटिव्स को वही गर्व होता है, सेटिस्फैक्शन होता है जॉब, जिससे कि वो बेटर परफॉर्म कर पाता है कि हाँ मेरा ब्रांड अच्छा है, मेरा जॉब नहीं जाएगा, मेरी कंपनी बहुत अच्छी है, तो फिर मैं बहुत कॉन्फिडेंस के संग, और उसका क्या बोलते हैं, छाती गर्व से चौड़ा हो जाता है, और उसका मोरल जो है वो बढ़ता है। तो दैट्स ऑल अबाउट व्हाट एन एडवर्टाइजमेंट डज, benefits of advertisement, importance of advertisement, advantages of advertisement for producers। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ एक बार 1 सेकेंड के लिए पॉज करो और सोचो कि क्या क्या पॉइंट्स मैम ने बोला है। ओनली 5 पॉइंट्स आपको एग्जाम में लिखने हैं। तो सबसे पहले अगर फ्लो में लर्न करो, बहुत इजी है। अगर मैं प्रोड्यूसर होंगी तो सबसे पहले अगर मैं एडवर्टाइजमेंट करूंगी तो मैं क्या होगा, उससे मेरा प्रोडक्ट अगर नया है तो वो इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फिर कंपटीशन भी मीट हो जाएगा। कंपटीशन मीट होके जो है डिमांड स्टेडी हो जाएगा। सबसे पहले कि पहले तो फ्लक्चुएट करते हैं, फिर स्टेडी डिमांड करने का है कि एक लेवल पे तो डिमांड आए, उसके बाद एक लेवल पे आने के बाद इंसान तो संतुष्ट नहीं होता है, तो फिर उससे और ज्यादा हाई सेल्स हो। ठीक है, जब हायर सेल्स वॉल्यूम होते जाएगा तो फिर मेरे को प्रोडक्शन भी वैसा करना होगा, तो जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना मेरा कॉस्ट पर यूनिट पैसा बचेगा। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा। उसके बाद जब इतना प्रोडक्शन हो रहा है, इतना एकदम मस्त डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है अपना,
कि मैं गरबा कर रही हूँ, भांगड़ा कर रही हूँ। तो अब चलो हम लोग का इज्जत के ऊपर आता है, इज्जत बनेगा हम लोगों का, एडवर्टाइजमेंट से गुडविल बनते जाएगा और गुडविल एकदम, कंपटीशन सर्वाइव तो हो ही जाएगा। फिर एम्प्लॉयज जो मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, पहले जोमेटो वाले लोग बोलते होंगे हम लोग एक स्टार्टअप में काम करते हैं, लेकिन अब जोमेटो वाले लोग से पूछो, बोलेंगे मैं जोमेटो में काम करता हूँ। मेरी एक फ्रेंड है वो फ्लिपकार्ट में काम करती है, तो वो बोलती है मैं फ्लिपकार्ट में काम करती हूँ। लेकिन यही जब फ्लिपकार्ट नया निकला था, लोगों को नहीं पता था, तो बोलते फ्लिपकार्ट क्या है। अब बोलते मैं फ्लिपकार्ट में काम करती हूँ, उसको पता है फ्लिपकार्ट एक कितना बड़ा ब्रांड है। ये सच बात है बच्चों। तो चलिए, यही है आज का क्लास का टॉपिक बेसिकली। और जो कस्टमर्स के लिए शॉर्टकट है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस एंड फॉर लिसनिंग टू माय वीडियो, एंड बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज बच्चों। एंड हेल्प करो आपके फ्रेंड्स जिनको एक्चुअली ये सब्जेक्ट टफ लगता है, या जिसको बहुत जरूरत है कि कोई तो समझा दो ये टॉपिक, और एक बार लर्न जरूर करना। बुक में खोल के देख लो। मैं नोट्स का पीडीएफ चाहिए तो मेरे को कमेंट करके बताना। और अगर आपको लिखना है खुद से तो आप वो लिख भी सकते हो, तो बहुत ही अच्छा बात है। बट प्लीज ट्राई टू लर्न दिस टॉपिक। जैसे ही आपने वीडियो देखा, आज ही खत्म कर लो। अगर अभी रात को आपने देखा है तो मैक्सिमम कल तक खत्म कर लेना, ये टॉपिक लर्न कर लेना। तो आपको और टाइम नहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस टॉपिक पे। दैट्स माई एडवाइस फॉर यू, फॉर योर बेटरमेंट। चलिए, बहुत ही बातें हो गई, अब चलिए, सी ए गुंजन चौधरी साइनिंग ऑफ। बाय। थैंक यू।